आज शुरुआत कर रहे हैं एक और नए चैप्टर की सरफेस केमिस्ट्री। तो आइए सरफेस केमिस्ट्री को समझने से पहले कुछ एक जो बेसिक टर्म्स इसमें आती हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सॉर्प्शन की। हमारी डेली लाइफ में एब्सॉर्प्शन से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे स्पंज को यदि हम पानी में डाल दें तो ये पानी को एब्सॉर्ब कर लेती है, यानी जो पानी है वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी यूनिफॉर्मली पानी इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और दूसरा, कहां हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन? इन द बल्क ऑफ द मटेरियल, उस स्पंज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी जो एब्सॉर्प्शन होता है वो एक बल्क फिनोमिना होता है। और कोई एग्जांपल हम वाटर एब्सॉर्प्शन से लें, जैसे सपोज हम लोग रसगुल्ला का एग्जांपल लेते हैं। बनाते वक्त रसगुल्ला को बनाने पर हम क्या करते हैं, उसको चाशनी में डुबाते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि वो जो मटेरियल है वो चाशनी यानी उस जो मीठा पानी होता है उसको पूरे को एब्सॉर्ब कर लेता है। अगेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो गई पूरे उस मटेरियल के अंदर। सो यहां से दो बातें तो क्लियर हो गई कि जो एब्सॉर्प्शन है वो एक बल्क फिनोमिना है और जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है सब्सटेंस की वो यूनिफॉर्म होती है। अब यदि हम बात करें एडसॉर्प्शन की, एक और टर्म लेते हैं एडसॉर्प्शन। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, यहां पर डी का और यहां पर हम बी यूज करते हैं। एडसॉर्प्शन, अब मैं यहां पर इस व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से लिख रहा हूं, तो क्या ये जो मार्कर की इंक है क्या इस बोर्ड के अंदर चली गई है? नहीं, ये कहां पर है? बोर्ड की सरफेस पे है, यानी यहां पर क्या हो रहा है? एडसॉर्प्शन हो रही है। क्या हो रहा है? एडसॉर्प्शन हो रही है। सो एडसॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना। एडसॉर्प्शन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है जो हमेशा सरफेस पर होती है। सपोज कोई एक रॉड है, या मैं इसी मार्कर को किसी एक स्लरी में से घुमा देता हूं, तो जो स्लरी के पार्टिकल हैं वो इसकी सरफेस पे चिपक जाएंगे, यानी इसकी सरफेस पे रिटेन हो जाएंगे। तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडसॉर्प्शन। सो फिर एडसॉर्प्शन क्या हुआ? एडसॉर्प्शन इज ए प्रोसेस ऑफ attracting and retaining the molecules of a substance on the surface of other substance, that is called as the adsorption। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को कोई एक सब्सटेंस की सरफेस अट्रैक्ट करती है और फिर उसको अपनी सरफेस पे रिटेन करके रखती है, दैट इज कॉल्ड एज द एडसॉर्प्शन। तो आइए देखते हैं अब एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है। एब्सॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन, हमने अभी बात की कि जो एब्सॉर्प्शन है, एब्सॉर्प्शन इज ए बल्क फिनोमिना। एब्सॉर्प्शन जो होती है बल्क फिनोमिना है, यानी हमेशा बल्क में होता है, यानी आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द अदर सब्सटेंस इज हाई इन द बल्क। और एडसॉर्प्शन की यदि हम बात करें, एडसॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना, ये हमेशा सरफेस पे होती है। इसीलिए जो कंसंट्रेशन होगी दूसरे सब्सटेंस की, यानी सोल्यूट की, अभी हम कह रहे हैं उस सब्सटेंस को
concentration is high on the surface. Then जो absorption होता है, जो rate of absorption है, rate of absorption is same throughout the process. पूरे प्रोसेस में जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो एक जैसा होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन का जो रेट है हाई इन द बिगिनिंग एंड देन डिक्रीजेस. जो एब्जॉर्प्शन होती है उसका रेट, उसकी स्पीड शुरू में हाई होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन होती चली जाएगी जो इसकी रेट है वो डिक्रीज होता चला जाता है. फिर जो एब्जॉर्प्शन है ये ना तो एक्सोथर्मिक है और ना ही एंडोथर्मिक है. मतलब जब एब्जॉर्प्शन होती है तो ना तो हीट इवॉल्व होती है और ना ही हीट एब्सॉर्ब होती है, परंतु एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन प्रोसेस. ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, यानी हीट रिलीज होती है जब भी एब्जॉर्प्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल यदि हम कुछ एग्जाम्पल यहां पर और कोट करें, जैसे हम जब भी कोई नया सामान, कुछ जैसे शूज हमने ऑनलाइन मार्केट से ऑनलाइन परचेज किए हैं, तो उनमें एक छोटे छोटे से पाउच निकलते हैं. उन पाउच के अंदर सिलिका जेल होता है, कांच जैसी छोटी बॉल्स होती हैं. वो क्यों डाली जाती है? ताकि उसके अंदर मॉइस्चर ना आए, क्योंकि जो सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल वो वाटर ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो कैल्शियम क्लोराइड होता है अनहाइड्रस, कैल्शियम क्लोराइड अनहाइड्रस, इट विल एब्जॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल. इट विल एब्जॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल, जो डेसिकेटर में हम लोग यूज करते हैं. तो इस तरीके से हम क्लियरली एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. लेकिन अभी क्योंकि हमें सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है, तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे सरफेस पे जो चेंजेस हो रहे हैं. और सरफेस पे चेंजेस किस केस में होते हैं? एडजॉर्प्शन के केस में होते हैं. तो इसलिए हम एडजॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे. तो आइए देखते हैं एडजॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ और बेसिक टर्म्स. सबसे पहले जो बेसिक टर्म है वो है एडजॉर्बेंट. एडजॉर्बेंट यानी द सब्सटेंस on the surface of which adsorption take place. वो सब्सटेंस जिसकी सरफेस पे एडसॉर्प्शन हो रही है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि यदि आप एक रॉड को किसी स्लरी में से घुमाते हैं तो वो स्लरी के पार्टिकल्स रोड पर एडसॉर्ब हो जाते हैं. इस पर एडसॉर्ब हुए हैं तो इसका मतलब ये क्या हुआ? एडसॉर्बेंट हुआ. यानी जिसकी सरफेस पे एडसॉर्प्शन होती है वो क्या होता है? एडसॉर्बेंट होता है. दूसरी जो टर्म है वो हम यूज करेंगे एडसॉर्बेट. एडसॉर्बेट, इसी का यदि हम एग्जांपल लें तो क्या हुआ? यहां पर जो स्लरी के पार्टिकल थे जिन्होंने एडसॉर्ब किया है वो क्या है? एडसॉर्बेट है. यानी द सब्सटेंस whose molecule adsorb on the surface of adsorbent called adsorbate. यानी सीधी सी बात है कि जिसकी सरफेस पे एडसॉर्प्शन होनी है वो एडसॉर्बेंट है और जिसने एडसॉर्ब करना है वो एडसॉर्बेट हुआ. जिसकी सरफेस पे एडसॉर्प्शन होगी वो एडसॉर्बेंट
और जिसने एड्सॉर्ब करना है वो क्या होगा, एड्सॉर्बेट होगा। इसके साथ हम और टर्म यूज करेंगे, वो टर्म है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अदर। और इसका उल्टा क्या हुआ, रिमूवल ऑफ द सब्सटेंस। सो द रिमूवल ऑफ adsorbate from the adsorbent surface, एड्सॉर्बेंट की सरफेस से एड्सॉर्बेट सब्सटेंस का रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड एज अ डिसॉर्प्शन। एक और टर्म कहीं कहीं पर हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ज़ॉर्प्शन, जहां पर दोनों प्रोसेस कौन से, एड्सॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन, जहां पर दोनों प्रोसेस हो रहे हों वहां पर हम ना तो एड्सॉर्प्शन खाली यूज करेंगे ना खाली एब्जॉर्प्शन यूज करेंगे। उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, ज़ॉर्प्शन टेक्स प्लेस। सो द प्रोसेस वेयर एड्सॉर्प्शन एज वेल एज द एब्जॉर्प्शन टेकन प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल, डाई ऑन द फैब्रिक। फैब्रिक पर डाई कलर हम लोग करते हैं तो वो उस फैब्रिक के इंटीरियर यानी बल्क में भी चला जाता है कलरिंग मटेरियल, और उसकी सरफेस पे भी रहता है, तभी हमें वो नया कलर नजर आता है। तो इसलिए ये यहां पर क्या हुआ, ज़ॉर्प्शन हुई। कुछ और केसेस में हम टर्म यूज करते हैं ऑक्लूजन। Occlusion is a special case of adsorption of gases on metal surface। यानी जब एड्सॉर्बेट हमारा गैस हो और एड्सॉर्बेंट मेटल की सरफेस हो, तब हम वहां पर टर्म यूज कर सकते हैं ऑक्लूजन। एक और टर्म हम यूज करेंगे, दैट इज इंटरफेस। सो द सरफेस वेयर एड्सॉर्बेट मीट्स एड्सॉर्बेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं इस व्हाइट बोर्ड और इस मार्कर की बात करूं तो यहां पर जो इंक और मार्कर का जो इंटरफेस है वो क्या है, ये है। यहां पर इस सरफेस पे जो एड्सॉर्बेट है यानी इंक है, वो एड्सॉर्बेंट यानी इस व्हाइट बोर्ड के साथ मीट कर रही है, तो ये क्या हुआ, इंटरफेस हुआ। आइए देखते हैं कि एड्सॉर्प्शन होती कैसे है, हाउ एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस, यानी व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। Suppose we have a surface of any adsorbent। ये हमारे पास कोई एड्सॉर्बेंट है। इस एड्सॉर्बेंट के बल्क में जो एक मॉलिक्यूल होता है, दैट इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय द नेबरिंग मॉलिक्यूल। ये सपोज नेबरिंग मॉलिक्यूल है जो इस मॉलिक्यूल को इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं। यदि इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड फोर्सेस लग रही हैं इस मॉलिक्यूल पर, और यदि फोर्सेस बैलेंस लग रही हैं तो इस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो लेस है। दैट इज वाई मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत हाई है, हाई स्टेबिलिटी। लेकिन यदि कोई मॉलिक्यूल इसी एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे है, सो इस मॉलिक्यूल को इसके नेबरिंग मॉलिक्यूल
इधर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, परंतु क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल इसके ऊपर नहीं है, दैट इज वाई एन अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जिसको हम रेजिडुअल फोर्स भी कहते हैं, एक्सपीरियंस्ड बाय द मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, इसका मतलब उस पर कुछ अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रही हैं, इनवर्ड पुल एक्सपीरियंस कर रहा है, वो अंदर की तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है। दैट इज वाई जो उस मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो क्या है, एनर्जी इज हाई एंड सो लेस स्टेबिलिटी, वो मॉलिक्यूल क्या है, लेस स्टेबल है। एनर्जी हाई है और वो लेस स्टेबल है। अब यदि कोई मॉलिक्यूल इसको अप्रोच करता है, सरफेस को अप्रोच करता है, जब सरफेस को अप्रोच करेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन करने की कोशिश करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा, सो दैट जो फोर्सेस हैं ये क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट द इनकमिंग मॉलिक्यूल so that the forces becomes balanced, forces becomes balanced, और जब बैलेंस्ड फोर्सेस होगी तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और हमें पता है हर कोई सिस्टम अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए ही ये क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, यानी अपनी सरफेस पे रिटेन करके रखेगा। दैट इज व्हाई द एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस। यही कारण है कि एडसॉर्प्शन होती है सरफेस ऑफ द एडसॉर्बेंट पर। तो जब ये इसको एडसॉर्ब करेगा तो क्या होगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल की एनर्जी तो हाई थी, इसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसको एब्जॉर्ब किया, दैट इज व्हाई एनर्जी गेट्स रिलीज्ड। तब इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई द एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। इसलिए कहा जाता है कि जो एब्जॉर्प्शन होती है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, यानी हीट एनर्जी रिलीज होती है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन, कि एडसॉर्प्शन क्यों होती है और एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों होती है। हमने +1 में पढ़ा था एंट्रोपी। एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। मतलब जब मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो इसका मतलब उसकी एंट्रोपी ज्यादा है, और जब वो फिक्स हो जाते हैं, उनका मूवमेंट कम हो जाता है, मींस उनकी एंट्रोपी कम हो गई है। तो जब एडसॉर्बेट सब्सटेंस एडसॉर्बेंट की सरफेस पे एडसॉर्ब हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब उनकी जो एंट्रोपी चेंज है दैट इज नेगेटिव। एंट्रोपी को डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं एंट्रोपी चेंज को, तो वो डेल्टा एस नेगेटिव होती है। लेकिन फॉर ए प्रोसेस टू टेक प्लेस, फॉर ए प्रोसेस टू टेक प्लेस, डेल्टा जी यानी फ्री एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव। फ्री एनर्जी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वेयर डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, एंड दिस टी डेल्टा एस इज द रैंडमनेस फैक्टर या एंट्रोपी फैक्टर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि
एड्सॉर्प्शन को होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। डेल्टा एच हमें पता है इट इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज एक्सोथर्मिक होती है एंड एड्सॉर्प्शन। डेल्टा एच नेगेटिव है, ये कंफर्म है। डेल्टा जी आपको नेगेटिव होनी चाहिए, तो वो क्या कंडीशन हो डेल्टा एच और टी डेल्टा एच को लेकर कि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आए। यदि ये नेगेटिव है, इतनी वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन क्या हुई, कंडीशन फिर क्या हुई, जो डेल्टा एच की वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से ज्यादा होनी चाहिए, तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा, तभी एड्सॉर्प्शन होगा। एट द बिगिनिंग जैसे एड्सॉर्प्शन शुरू होती है, ये बात बिल्कुल सही है कि डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होती है टी डेल्टा एस से। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस कैरी ऑन होता रहता है, एड्सॉर्प्शन होती रहती है, डेल्टा एच की वैल्यू एनर्जी डिक्रीज करनी शुरू कर जाती है, एनर्जी डिक्रीज करनी शुरू कर जाती है। और रैंडमनेस, क्योंकि जितने सब्सटेंस एड्सॉर्ब होने थे वो हो चुके होते हैं, उसके बाद यहां पर वेपर फेज में गैस वो एग्जिस्ट करती है, यानी रैंडमनेस बढ़नी शुरू हो जाती है एंड रैंडमनेस स्टार्ट्स टू इंक्रीजेस। डेल्टा एच डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, टी डेल्टा एस इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और ये प्रोसेस धीरे धीरे कहां तक चला जाता है, सो दैट डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा एस। जब डेल्टा एच टी डेल्टा एस के इक्वल हो जाता है, उस समय जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो 0 हो जाती है, एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम स्टेज, और उसको हम क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहां पर हम एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। यदि एड्सॉर्ब सब्सटेंस, हमारे पास सपोज कोई एक सॉल्यूशन है, एक एग्जांपल लेके हम कंसीडर करेंगे, एक हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। जब एड्सॉर्बेंट सरफेस को इस सॉल्यूशन में से घुमाया जाता है, तो जो सोल्यूट पार्टिकल है, सोल्यूट पार्टिकल वो इसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाते हैं, यानी द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज हाई ऑन द सरफेस, देन दिस इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। तब हम इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन कहेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज हाई एट द सरफेस, at surface of adsorbent, then this is called as a positive adsorption. But what happen if उस adsorbent की surface पे solvent particle adsorb कर जाएं, यदि solute की बजाय solvent की adsorption हो जाए, जिससे क्या होगा, सोल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी, यानी उल्टा हो गया, हमें तो सोल्यूट एड्सॉर्ब करने थे लेकिन उसकी जगह सॉल्वेंट एड्सॉर्ब हो गए, जिसकी वजह से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। इस केस को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, यानी एड्सॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस
बीइंग एड्सॉर्ब्ड। कौन सी गैस गैस की नेचर पर डिपेंड करती है एड्सॉर्प्शन। ये देखा गया है कि अलग अलग टाइप की गैसेस एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और यदि एक ही एड्सॉर्बेंट रखें एक ही टाइप का, तो जो उनकी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो भी अलग अलग होती है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो इजीली लिक्विफाइएबल गैसेस होती हैं, लिक्विफाइएबल गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, इस टाइप की गैसेस जो इजिली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनकी जो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है वो ज्यादा होती है इंस्टेड दैट ऑफ द अदर गैसेस। अदर गैसेस जो लिक्विफाइएबल नहीं है इजीली, जैसे O2, N2, H2, इनके कंपैरेटिवली इनकी जो एड्सॉर्प्शन होती है वो ज्यादा होती है। कारण उसका बहुत सिंपल है, ये लिक्विफाई इजीली हो रही है क्योंकि इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जब यहां पर अट्रैक्शन उनकी ज्यादा है तो इसलिए जो मेटल की सरफेस जहां पर उन्होंने एड्सॉर्ब करना है वहां पे क्या होगी, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, यानी दे गेट इजीली एड्सॉर्ब इंस्टेड ऑफ दीज गैसेस। सो ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है कि वो गैस किस टाइप की है। सेकेंड इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड सरफेस एरिया। जो एड्सॉर्बेंट जिस पर हमने एड्सॉर्ब कराना है गैसेस को, उसकी नेचर पर भी डिपेंड करता है कि उसकी नेचर कैसी है। यह देखा गया है कि एक ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ द गैस अलग अलग टाइप के यदि हम एड्सॉर्बेंट ले लें तो उन पर जो उसका अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है वो भी डिफरेंट होता है, यानी एड्सॉर्बेंट की नेचर पर एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है। साथ में सरफेस एरिया, हायर द ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया एंड हायर विल बी द एड्सॉर्प्शन। उतनी ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी जितना एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तीसरा जो फैक्टर है इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट फिजिकल एड्सॉर्प्शन दो टाइप की होती है, हम आगे आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ये आने वाले लेक्चर में। दो टाइप की होती है, एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन होती है और एक होती है केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जनरली टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो एड्सॉर्प्शन है वो डिक्रीज करती है। एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस, एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। एड्सॉर्प्शन क्यों डिक्रीज करती है उसको हम ली चैटलियर प्रिंसिपल से समझ सकते हैं। गैस जो हमारा एड्सॉर्बेट है और सॉलिड सरफेस जो एड्सॉर्बेंट है, जब ये एड्सॉर्ब हुआ तो गैस गेट्स एड्सॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस, और क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट इज रिलीज्ड। क्योंकि फॉरवर्ड एक्सो है तो इसका मतलब बैकवर्ड एंडो होगा। और ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, +1 में हमने पढ़ा है कि जब भी कोई एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में जब वो होता है तो उस स्टेज पर यदि आप कोई उस पर चेंज इंपोज करते हैं तो इक्विलिब्रियम अपने आप को इस तरीके से शिफ्ट करता है ताकि उस पर जो चेंज इंपोज किया गया हो उस चेंज के इफेक्ट को खत्म किया जा सके, यानी अपने जो इक्विलिब्रियम होता है वो अपने आप को रीएस्टैब्लिश करता है। सो ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम व्हेन सब्जेक्टेड टू ए चेंज, देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट
in such a way so as to undo the effect of change imposed. So यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन की डायरेक्शन में, और एंडोथर्मिक रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी है? बैकवर्ड है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर जो गैसेस एब्जॉर्ब हुई हैं वो क्या होंगी? सेपरेट हो जाएगी, यानी डिसॉर्प्शन होनी शुरू हो जाएगी। डिसॉर्प्शन हो जाएगी तो एड्सॉर्प्शन मींस डिक्रीज करेगी। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ ये डिक्रीज करती है, परंतु केमिकल जो एड्सॉर्प्शन है इट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। इसको यदि हम ग्राफ से समझें तो यदि हम अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन x by m is the amount of adsorbate per gram of the adsorbent. It is the amount of adsorbate per gram of the adsorbent. इसको यदि हम टेम्परेचर के अगेंस्ट प्लॉट करें तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में कर्व आपको यूं मिलेगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर। और यदि हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें, केमिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में फर्स्ट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एड्सॉर्प्शन इंक्रीज क्यों करती है? इसके लिए हमें समझना होगा कि केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या है। एक्चुअल में केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में जो एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल होते हैं दे विल फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड विद द एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल। ये एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल है, वो क्या करते हैं? केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल के साथ, और जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो सरफेस कंपाउंड बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस कंपाउंड बना, यानी एक केमिकल रिएक्शन हुई। और हमने केमिकल काइनेटिक में पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमें पहले एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो इनिशियल इंक्रीज है दैट विल रिप्रेजेंट द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। यानी ये जो इनिशियल इंक्रीज है ये हमें शो कर रहा है कि हमें बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए पहले एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही है, और उसके बाद फिर ये सेम जैसे यहां कर्व है यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही सेम कर्व हो जाती है। तो इसलिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज करती है, केमिकल एड्सॉर्प्शन पहले इंक्रीज करती है और फिर डिक्रीज करती है। ये जो कर्व होते हैं किसका? अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का अगेंस्ट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, दे आर कॉल्ड एज अ एड्सॉर्प्शन आइसोबार्स। कोई भी ऐसे कर्व जो टेम्परेचर के अगेंस्ट होते हैं लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं उनको हम आइसोबार्स बोलते हैं, क्योंकि एड्सॉर्प्शन के अगेंस्ट है ये टेम्परेचर, दैट इज व्हाई दीज कर्व्स आर कॉल्ड एज अ एड्सॉर्प्शन आइसोबार्स। ये था टेम्परेचर का इफेक्ट एड्सॉर्प्शन पे। नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ने के साथ साथ एड्सॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। ये हम कर्व से समझ सकते हैं। यदि एड्सॉर्प्शन को हम प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो ये एड्सॉर्प्शन पहले इंक्रीज करती है और फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। यानी एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद जो एड्सॉर्प्शन है
वो प्रेशर के साथ साथ बढ़ती नहीं है, रादर इट बिकम्स कांस्टेंट, यानी एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद एड्सॉर्प्शन इंक्रीज नहीं करता है। एंड दैट प्रेशर, जिससे ऊपर प्रेशर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन इंक्रीज नहीं करती है, दैट इज कॉल्ड एज अ सैचुरेशन प्रेशर। उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन प्रेशर या सैचुरेशन प्रेशर पॉइंट। सो प्रेशर के बढ़ने से जो एड्सॉर्प्शन है वो इनिशियली इंक्रीज करती है एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट। नेक्स्ट फैक्टर है जिस पर एड्सॉर्प्शन डिपेंड करती है, दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एड्सॉर्बेंट। यदि हम केस ले रहे हैं गैसेस का सॉलिड सरफेस पे एड्सॉर्प्शन, उस केस में यदि हम सॉलिड एड्सॉर्बेंट की सरफेस को एक्टिवेट कर दें तो एड्सॉर्प्शन का अमाउंट इंक्रीज कर जाता है। ये हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? बाय मेकिंग द एड्सॉर्बेंट सरफेस रफ। यदि हम एड्सॉर्बेंट सरफेस को रफ कर दें, जैसे मैकेनिकल रबिंग से, जैसे हम पेंट करते हैं सरफेस पे, तो हम पहले क्या करते हैं? उसको सैंड पेपर से रगड़ देते हैं, जिससे क्या होता है? वो सरफेस एक्टिवेट हो जाती है। या फिर कोई किसी केमिकल एक्शन से हम उसकी सरफेस को रफ कर दें या उसको एक्टिवेट कर दें। इसी तरह से जैसे आपने देखा है जो कोरोजन होता है वो वहीं पर होता है जहां पर स्क्रैच या बेंट होता है, यानी वहां पर क्या हो गई? सरफेस रफ हो गई। या फिर दूसरा तरीका है बाय सब डिवाइडिंग द एड्सॉर्बेंट सरफेस। यदि आप एड्सॉर्बेंट को बहुत छोटे पार्टिकल्स में ब्रेकअप कर दें, यानी सरफेस एरिया बढ़ा दें, तो उससे भी क्या होगा? उसकी जो सॉलिड एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्प्शन का अमाउंट है वो इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है, बाय रिमूविंग द ऑलरेडी एड्सॉर्ब्ड गैसेस। यदि एड्सॉर्बेंट सरफेस है जिस पर आपने एड्सॉर्प्शन करनी है, उस पर ऑलरेडी कुछ गैसेस एड्सॉर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से जिस गैस को हमने एड्सॉर्ब कराना है उसका अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम हो जाता है। जैसे चारकोल है, चारकोल फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में होता है, इसको हम एड्सॉर्बेंट सरफेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी जो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है इस सिंपल चारकोल की वो कम होती है। लेकिन यदि चारकोल को आप सुपर हीटेड स्टीम में 753 केल्विन 623 केल्विन से 1273 केल्विन के बीच में यदि स्टीम की प्रेजेंस में उसको हीट कर दें, तो जो आपको चारकोल मिलेगा वो एक्टिवेटेड चारकोल कहलाता है। हमने क्या किया? जो गैसेस ऑलरेडी एड्सॉर्ब्ड थी, आपने उन गैसेस को चारकोल की सरफेस से रिमूव कर दिया, जिससे क्या हुआ? चारकोल एक्टिवेट बन गया। नाउ इसकी जो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा इस एक्टिवेटेड चारकोल का, वो इसके कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। तो ये थे फैक्टर्स जिन पर एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है।